हेलो बच्चों, कैसे हो। केमिस्ट्री इनसाइड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन ने मोल कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया था और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मतलब इतना शानदार है कि आपको मजा आएगा पढ़ते हुए। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में लिख रखा है। वो क्या क्या लिख रखा है वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपन जो यहाँ डिस्कस करेंगे वो है यहां पर इंट्रोडक्शन। इसका क्या इंट्रोडक्शन है, छोटी मोटी बातें डिस्कस करेंगे। इसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वगैरह की बातें कर लेंगे। उसके बाद में है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, जो चार्ज मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का वो कैसे आइडेंटिफाई किया था अपन ने। फिर है इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज कितना है। फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्या है और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैसे हुई, वो सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में अपन एटॉमिक मॉडल्स पे आएंगे। तो सबसे पहले अपन थॉमसन मॉडल की बात करेंगे, उसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल की बात करेंगे। ये सारी कहानी आज के जो लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी बच्चे नए हैं वो अपने चैनल, आपका ही चैनल है केमिस्ट्री इनसाइड, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को सबको बताएं, क्योंकि अपन जो भी चीज यहां देने वाले हैं आपको बहुत ही फ्रूटफुल होगी। मैं कहूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही शानदार होगी। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो इसका इंट्रोडक्शन छोटा मोटा वो क्या है वो सुनो। अच्छा सुनो मेरी बात, अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूं तो आपको ही पता है, अपन थोड़ा पहले चलेंगे, लेकिन आपको ही पता है एटम है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये सारी बातें थोड़ी बहुत आपको पता है। लेकिन अपन पुराने क्या सोचते थे कि पहले वो क्या सोचे थे, उसके बाद में कैसे पता चला, उन्होंने क्या दिया, वो सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि द वर्ड एटम क्या है, देखो सुनो अच्छे से। द वर्ड एटम हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमिया विच मींस अनकटेबल एंड नॉन डिविजिबल। सबसे पहले ये सोचा गया था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है वो एटम है, अब उससे ज्यादा अपन इसको नहीं काट सकते, मतलब आगे उसके अंदर नहीं घुस सकते अपन। लेकिन आपको पता है आज की डेट के अंदर अपन कम से कम भी 34-35 पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं कि एटम्स के अंदर प्रेजेंट है, जिसमें अपन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या बोला था, इन 1808 डाल्टन पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी। उसके अंदर इन्होंने बोला था, क्या क्या बात बोली थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जेई वाले, नीट वाले आजकल क्या कर रहे हैं कि जहां से भी उनको एनसीईआरटी में कुछ दिख रहा है ना, वहीं से क्वेश्चन पूछ डालते हैं। तो ये चारों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, मतलब एटम्स ही है जो फंडामेंटल, मतलब एटम्स ही है जो अपना क्या है मैटर को बना रहा है। अब इसके अंदर वो कुछ नहीं है, इनका कहने का मतलब ये था, ये इसको और ज्यादा आगे नहीं डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। क्या कह रहे हैं कि जितने भी एटम है, किसी एक एलिमेंट की बात करें, गिवन एलिमेंट की बात करें, उसके अंदर जो भी एटम प्रेजेंट है वो प्रॉपर्टी में आइडेंटिकल होंगे, इंक्लूडिंग जैसे क्या क्या है, आइडेंटिकल उसका मास होगा उसका। फिर आगे बोल रहे हैं कि ये तो बात क्लियर हो गई। फिर बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इन मास। क्या कह रहा है कि सेम एलिमेंट का मास सेम होगा और डिफरेंट एलिमेंट का मास डिफरेंट होगा। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। बात समझ आ रही है कि सेम एलिमेंट का मास डिफरेंट हो सकता है, आइसोटोप्स की बात कर सकते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट का मास सेम हो सकता है, आइसोबार्स की बात कर सकते हैं अपन। समझ में आई बात, क्लियर हो गई बात। फिर कहा है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो। ये इन्होंने बोला था कि क्या, कि जब भी अपन बात करेंगे कंपाउंड्स की, तो एटम्स है उनका, एटम्स जो एलिमेंट्स के एटम्स है उनका क्या होता है, कंबाइन होते हैं, फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं। फिर बोला है कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। क्या कहने जा रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसमें क्या होता है कि जो एटम्स है उनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा H2 + O2 तो H2O, समझ में आ रही बात। तो एक हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, तो कहने का मतलब 2 एटम हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का मिलकर के क्या बना लिया, H2 बना लिया। तो इनमें एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। क्लियर हुई बात। फिर कह रहा है कि दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये अपन कह रहे हैं कि एटम्स हैं कि ना तो क्रिएट हो रहे हैं ना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर। समझ में आ रही बात। ये कौन बोल रहा है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में अपन ने डिस्कस किया है। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं वहां पे। समझ में आ रही बात, क्लियर है यहां तक की बात। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है
वो है कि मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की क्या क्या बातें तो अच्छी थी वाकई में, और क्या क्या बातें, कहने का मतलब क्या क्या उसके अंदर कमियां थी। और कमियों का मतलब क्या है कि जैसे जैसे स्टडी हुई तो कुछ डाल्टन की बातें गलत हो गई, कुछ डाल्टन की बातें थी कि यार ये तो नहीं, बिल्कुल उसने बोला तो वो सही था। लेकिन बहुत बड़ी बात थी कि देखो इनिशिएट करने वाले की बात करते हैं, डाल्टन ने ऐसी बातें बोली तो लोगों ने फिर आगे इसकी स्टडी करी बहुत अच्छे से। देखो क्या है मेरिट्स में, क्या है कि डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और बहुत सारे जितने लॉज हैं बाकी के उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। जैसे मल्टीपल आपका जो अपना कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला रो है, उन सबको ये क्या करता है अच्छे से, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस अपन 11th क्लास के अंदर जो पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट और चैप्टर में, उसी की बात कर रहे हैं। क्लियर हुई बात। अब आगे देखो, ये कह रहा है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। बिल्कुल सही बात है। अपन आज भी जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती है, उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम पार्टिसिपेट करता है। ये बात तो इसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या क्या इसके डीमेरिट्स थे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये गैसियस वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बता सका, पहली चीज। दूसरी, इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन ऑफ कंबाइनिंग ऑफ एटम, कि जो एटम्स है वो कंबाइन होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं, उनके पीछे क्या है, उनका बाइंडिंग फोर्स है, क्या एनर्जी है, वो कुछ नहीं बताया इसने। क्लियर हुई बात। फिर कह रहा है द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फेल्स इफ डिफरेंट आइसोटोप आर यूज्ड, कि जब डिफरेंट आइसोटोप्स यूज होने लग गए तब ये वाला जो लॉ था वो फेल होने लग गया। इन जनरल अगर आइसोटोप्स यूज नहीं करे तो इन जनरल ये बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। फिर आगे क्या, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट। जैसे कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने बोला था कि देयर सब्सटेंस लाइक ग्लास या एबोनाइट, उसकी रोड को अपन ने क्या किया, सिल्क और फर, कुछ सिल्क या फर के ऊपर क्या किया अपन ने, रब किया, तो वहां पर इलेक्ट्रिकली वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। ये सारी की सारी बातें उसने नहीं बताई थी उस समय, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने। तो देखो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एटम के अंदर और कुछ प्रेजेंट है, कि कैसे अट्रैक्शन हो रहा है, कैसे चार्ज हो रहा है, वो समझ में आ रही है बात सारी सारी। तो ये तो थी सारी की सारी बातें डाल्टन की, कि क्या उसकी डाल्टन की थ्योरी थी, उसके अंदर क्या क्या तो बातें अच्छी थी और क्या क्या उसकी कमियां थी, वो सारी बातें अपने डिस्कस यहां तक कर ली है। देखो बिल्कुल बेसिक बातें पढ़ा रहे हैं। अब कुछ बच्चे से सोच रहे होंगे सर ये तो बोरिंग वाली बातें हो रही है। मेरी बात समझना बेटा, अपने को एग्जाम क्रैक करना है, थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी, इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा अपन, ठीक है। सीधे में गुणा भाग तो नहीं कर सकता ना यहाँ पे, समझ में आ रही है बात। तो अपन छोटी छोटी बातें समझते हुए चल रहे हैं और आगे चलते चल रहे हैं। देखो चलते हैं आगे। उसके बाद में अपन ने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, आपको पता है अपन किस किस की बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करने वाले हैं, प्रोटॉन्स की बात करने वाले हैं, न्यूट्रॉन्स की बात करने वाले हैं, कि इनकी डिस्कवरी कैसे कैसे हुई। क्लियर हुई बात। अब देखो इसके अंदर मैंने कुछ बातें लिखी है, क्या कि द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस मेड बाय साइंटिस्ट टुवर्ड द एंड ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी। 19वीं 20वीं शताब्दी, मतलब 19वीं शताब्दी खत्म हो गई थी, 20वीं शताब्दी आ गई थी, तब उन्होंने क्या कहा था कि दीज स्टेबलाइज्ड दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तब पता चला कि एटम्स है वो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। समझ में आई बात। जिसके अंदर 3 फंडामेंटल जो पार्टिकल्स है कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है एंड न्यूट्रॉन्स है। समझ में आ रही बात। जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की बात आई तो क्या हो गया, डाल्टन की थ्योरी के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस हो गया। कैसे कि कॉन्सेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द डाल्टन, कि डाल्टन की थ्योरी, डाल्टन ने तो कहा था इंडिविजिबल है, लेकिन वाकई में यहां पर तो ये सब कुछ भी निकल गया है। इसका मतलब उसके आगे और ज्यादा स्टडी की गई, फिर तो बहुत सारी बातें आ गई जो अपन 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है मैंने यहाँ पे, कि जब भी आपको आगे अपन जो डिस्कस करेंगे अभी, वहां पर एक बात आपको याद रखनी है। कौन सी वाली, कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो आपको हमेशा ही याद रखनी है कि जब भी अपन बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज की तो पता है रिपेल करेगा, और जब भी पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव की बात करेंगे तो रिपेल करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव की बात करें तो वो अट्रैक्ट करेगा। मतलब लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इससे ही तो आगे अपन कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छे से पता चलेगा अपने को। और ये बड़ी जनरल सी चीज थी, कोई इतना नहीं था कि बताने वाली बात थी, लेकिन बिल्कुल ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है। देखो चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अब क्या क्या बातें हैं, तो सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, वो कैसे देखा था अपन ने, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से इसको देखा था। किससे देखा था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या है, देखो उसको अपन देखते हैं अच्छे से। ठीक है। तो अपन ने क्या किया है, एक ग्लास ट्यूब ली है, ये ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर मेटल से इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं 2।
ये वाला जो मेटल का इलेक्ट्रोड है इसको अपन ने क्या बोला है, कैथोड बोला है। ये वाला मेटल का इलेक्ट्रोड है इसको अपन ने क्या बोला, एनोड बोला है। समझ में आ रही बात। और इसके अंदर जो गैस थी उसमें अपन ने वैक्यूम पंप लगा करके, और मैं कहूं कि यहां पे 10 टू द पावर -4 atm के आसपास अपन ने, मतलब इतना बहुत ही कम प्रेशर, मतलब वेरी लो प्रेशर के ऊपर अपन इसको कहने का मतलब कि जितनी भी गैस थी लगभग कि करीब सारी गैस अपन ने बाहर निकाल ली। पूरी नहीं निकाली, करीब निकाली है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आगे सुनो, हाई वोल्टेज लगा रहे हैं और ये वोल्टेज होता है 10,000 वोल्ट और उससे ज्यादा, ठीक है। अब देखो यहां से अगर कम वोल्ट होगा तो ये सारा फिनोमिना नहीं होगा, इसलिए अपन ने वही बात करी जिससे फिनोमिना होने वाला है। अब यहां से एक चीज देखी गई, वो क्या चीज देखी गई कि जैसे ही मैंने हाई वोल्टेज लगाया और अंदर का जो प्रेशर है बहुत ही कम रखा, तो ऐसा देखा गया कि कुछ पार्टिकल्स जो रेज की फॉर्म में है वो कैथोड से निकल रहे हैं और किधर जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। कैथोड से निकल रहे हैं, किधर जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशन किसने किया था, विलियम क्रूक्स ने, और बाद में थॉमसन ने सारा का सारा ये देखा था कि कुछ कैथोड से कुछ रेज निकल रही है और वो किधर जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। समझ में आ रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, कैथोड रेज बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। अब पता कैसे चला कि कैथोड रेज है वो वाकई में इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स हैं, ये कैसे पता चला, पहली चीज। या दूसरी बात की वो नेगेटिवली चार्ज है वो, फिर तीसरी बात की ये मटेरियल पार्टिकल वाकई में इलेक्ट्रॉन है और वो दूसरी रेज है, ये सारा का सारा कैसे पता चला, वो कुछ बातें मैं देखो यहां पे डिस्कस कर देता हूं। क्या क्या, पहली चीज मैंने क्या किया, यहां पर एक आगे बात और करेंगे अपन अच्छी वाली सारी की सारी। पहली बात होती है कोई पार्टिकल्स है कि नहीं है, वो बात करते हैं अपन। तो देखो आगे चलते हैं एक बार। अब इसको देखो वही सेम चीज बना रखा है, बस मैंने क्या किया है कि अब की बार जो एनोड है वो क्या परफोरेटेड लिया है। समझ में आ रही है बात। अब यहां से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, देखो ये जो यहां से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, अब यहां पर मैंने फ्लोरोसेंट कोटिंग लगा रखी है ZNS की। अब बताओ जैसे ही जा जाके वहां टकराएंगे पार्टिकल्स तो क्या होगा, वहां पर चमक आएगी, तो अपन को ही पता चल गया ना कि इधर से कुछ आ रहा है। ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इनविजिबल थे, अब देखो अपन इनविजिबल है तो पता कैसे लगाएंगे, तो ऐसे लगाएंगे, कुछ फ्लोरोसेंट कोटिंग कर दी ZNS की, और वहां पर वो क्या बोल रहा है, वहां पे वो चमक रही है। और जब चमक रही है तो अपने को पता चल रहा है कि यहां पर कुछ पार्टिकल्स या कुछ रेज आ रही है जो वहां पर स्ट्राइक कर रही है, पहली चीज। अब देखो और चीजें जो क्या क्या है वो सुनो। अब मैंने ये कहा कि पता कैसे चलेगा कि ये कौन से चार्ज वाले हैं, नेगेटिव चार्ज वाले। तो मैंने क्या किया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दी यहां पे, ठीक है। तो यहां पर मैंने कौन सी प्लेट लगा दी, पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो इसने क्या किया, ये क्या किया इसने, इस केस के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं वो कुछ ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दिया, मतलब यहां सीधे सीधे आ रहे हैं, आते 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 ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ। तो जब बताओ भाई पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो इसका मतलब पार्टिकल्स कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज है कि नहीं है। समझ में आ रही है बात, अच्छे से समझ में आ रही है। दूसरी चीज कि मैंने और क्या क्या किया इसमें देखने के लिए कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। फिर मैंने यहां पर क्या किया, एक बिल्कुल ही हल्का सा पेडल लगा दिया, ऐसे पेडल व्हील लगा दिया। अब जैसे पार्टिकल्स आ रहे हैं और आपको पता बहुत स्पीड से जा रहे हैं और इसको घुमा दिया, इसका मतलब ये मटेरियल पार्टिकल्स है। समझ में आ रही बात सारी की सारी। फिर मैंने और भी किया, मैंने यहां पर कोई एक शेडो के लिए मैंने कोई एक इस तरीके का कुछ लगा दिया और इसका शेडो बन रहा है, इसका मतलब ये क्रॉस नहीं कर पा रहे यहां से, थोड़ा ठीक समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब यहां पर कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो आगे नहीं जा पा रहे हैं और उसकी छाया अपने को यहां दिख रही है। तो कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस देखें। अब अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या याद रखना है वो सुनो अच्छे से। आप बात करें, अब क्या क्या बातें हैं कि साहब कैथोड रेज है, क्या है, कैथोड से निकल रही है, कैसी होती है, नेगेटिव है, फिर इसी को इलेक्ट्रॉन बोल दिया, नेगेट्रॉन बोला, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया, और क्या क्या बातें हैं वो देखो अपन यहां पर डिस्कस करते हैं। ये समझ में ही आपको अच्छे से बात सारी। देखो चलते हैं आगे। देखो क्या क्या बातें बोली है अपन ने कि इस जो एक्सपेरिमेंट है इससे क्या क्या रिजल्ट्स आए वो देखने जा रहे हैं अपन। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या है कि द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड। बिल्कुल कहां से स्टार्ट हो रही है, कैथोड से, और किधर जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। कैथोड रे कहां से स्टार्ट हो रही है, कैथोड से, और किधर जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है, पहली चीज। दूसरी, दीज रेज देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल, विजिबल नहीं है। तो इसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए अपन ने क्या लिया, एक मटेरियल लिया, फ्लोरोसेंट या फोस्फोरेसेंट मटेरियल लिया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, और वहां पर क्या किया, हिट किया, तो वो क्या हुआ, ग्लो हुआ। विच ग्लो, व्हेन हिट बाय देम, कि जैसे ही वो पार्टिकल्स या रेज जाकर के टकराई और वहां क्या हुआ, ग्लो हुआ। तो इससे अपने को पता चल रहा है कि वो पार्टिकल्स, नहीं तो पता नहीं चल रहा, इनविजिबल थे, विजिबल तो था ही नहीं ना। समझ में आई है बात यहां पे। तो सेकंड पॉइंट क्लियर है अपना अच्छे से। थर्ड पॉइंट, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड,
अगर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं लगाऊं तो दीज डेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, बिल्कुल सीधी सीधी जाएगी स्ट्रेट लाइन और बहुत ही फास्ट जाएगी। समझ में? फिर फोर्थ, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मतलब जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर यूज किया तो मैंने आपको बताया था, तो ऐसा हुआ कि वो किस तरीके की बिहेव कर रही है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रही है। फिर बाद में देखा कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में सुनो क्या बोला था अपने यहां पे, इलेक्ट्रॉन्स बोला था। क्लियर हो गई बात यहां तक? सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे एक्सपेरिमेंट की, वो क्या है, वो जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है जो आती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। The characteristics of cathode rays मतलब इलेक्ट्रॉन्स do not depends upon the material of electrode, कि जो इलेक्ट्रोड बना हुआ है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, पहली चीज। एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, जो कैथोड रे ट्यूब है उसके अंदर गैस है ना, तो उस पर डिपेंड कर रही है, समझ में आई बात, ना ही इलेक्ट्रोड पे डिपेंड कर रही है। मतलब आप कोई सी भी गैस भर लो, E/m की वैल्यू सेम रहने वाली है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात करने जा रहे हैं एक तरीके से अपन बोले तो याद रखना कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कैथोड रेज की इलेक्ट्रॉन की, वो ना तो उस मेटेरियल पे डिपेंड कर रही है, जो भी आपने मेटल का इलेक्ट्रोड लिया ना तो उस पर डिपेंड कर रही है, ना ही उस गैस जो भरी हुई है उसके अंदर जो भी कुछ गैस भरी हुई है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। ये बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर ध्यान रखना। इसलिए फिर बाद में अपने कंक्लूजन निकाल के क्या बोला कि द इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टेंट ऑफ ऑल द एटम्स, और फिर ये बोला कि जितने भी एटम हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। समझ में आई बात आपको? कैथोड रे के बारे में अपन ने 4 बातें डिस्कस करी, 5 बातें डिस्कस करी है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये वाली है। क्लियर है? किस पे? कि ना तो इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, ना जो गैस भरी हुई है, कौन सी गैस भरी है उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गई बात? इसके अलावा छोटी मोटी बातें मैंने और लिखी है कि ठीक है भाई मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव चार्ज है, तो ये छोटी मोटी बातें ये तो आपको अच्छे से याद रह जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक की बातें क्लियर है तो अपन देखो आगे चलते हैं। अब आगे और क्या क्या बातें उसको डिस्कस करते हैं। देखो अब अपन यहां बात करने जा रहे हैं कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? E/m इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है? जितना अपने को पढ़ना है ना उतनी बातें करेंगे अपन, बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं जाएंगे। बस केवल आपको अब देखो बात ये कि थोड़ा सा मैंने बना दिया है, थोड़ा सा ये एनसीईआरटी में दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं अपन। इसके उस पर नहीं जाएंगे कि इसको डेराइव करेंगे कि E/m की वैल्यू जो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेडियस है, वो सब सारी बातें वो नहीं करने वाले अपन यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला है, सब कुछ निकलता है, लेकिन इतना काहे को डिस्कस करना अपने को, क्योंकि अपना फोकस एग्जाम पे रहना है। समझ में आई बात? तो देखो क्या बोला है कि जे थॉमसन थे, उन्होंने क्या मेजर किया था? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई यूजिंग ए cathode ray tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electron। अब देखो ये कैथोड रे ट्यूब ही एक तरीके से देखा जाए तो यहां तक देखो ना आप, ये कैथोड ये एनोड ये निकल रही है यहां पे। समझ में आई बात? ये कैथोड है, एनोड है, यहां पर ये क्या निकल रही है? कैथोड रे, मतलब ये कैथोड रेज निकल रही है। अब जैसे ही मैंने यहां पर 2 फील्ड लगा रखे हैं, एक मैंने लगा रखा है मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है यहां पे, और एक मैंने क्या लगा रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। समझ में आई? अब बताओ अगर दोनों ही एब्सेंट हो, जब दोनों एब्सेंट हो तो बताओ जाकर के कहां टकराएगी? बिल्कुल सीधी बी पॉइंट पे जाकर के टकराएगी, नहीं टकराएगी। समझ में? फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी है मैंने यहां पे। अब देखो सुनो, मैंने मैग्नेटिक फील्ड है उसको अप्लाई नहीं किया अभी, तो जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया और किसको अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो बताओ वो कहां जाकर के टकरा रही है? ए के ऊपर। कहां जाकर के टकरा रही है? ए के ऊपर। तो जैसे ए के ऊपर जाकर टकराई तो अपन को पता चल गया क्या कि जो कैथोड रेज है वो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है। समझ में ये बात? अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया और मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूं तो कहां जाकर के टकरा रही है? सी पॉइंट पे टकरा रही है। देखो ध्यान से सुनना, दोनों एब्सेंट थे तो बी पॉइंट पे टकरा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट था और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ए पॉइंट पे जा रही थी, इलेक्ट्रिक नहीं लगाया मैग्नेटिक लगाया तो सी पॉइंट पे जा रही थी। समझ में ये बात? अब अपने को E/m यहां का निकालना है। उस केस में अपन क्या कर रहे हैं कि अपन ये करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर दें, और बैलेंस करने के बाद में इतना बैलेंस करें कि वो जो रेज जाकर के कहां टकराए? वापस बी पॉइंट पे टकराए। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर दें
और बैलेंस करने के बाद में वो जो रेज है वो कहां टकरानी चाहिए, वापस बी पॉइंट पे। समझ में आई? तो ये सारा एक्सपेरिमेंट करके थॉमसन ने बाद में किसकी वैल्यू, किसकी कैलकुलेशन करी, E/me, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और उसका जो मास है उसके रेशियो की इन्होंने यहां कैलकुलेशन करी। बस इसी पॉइंट से अब अपन आगे इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं। समझ में आई बात? अब वो क्या होता है वो सारा देखो अपन डिस्कस करते हैं। अब देखो क्या क्या बातें हैं, वो मैं कुछ और बातें हैं जो यहां पर आप एक काम करना, रुकना, स्क्रीनशॉट लेना और उसको पढ़ना अच्छे से, सारी की सारी बातें। ठीक है, मैं एक बार बोल देता हूं क्या क्या बातें थी। कि जे थॉमसन आर्ग्यूड दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन, कि कितना डेविएशन होना है ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। वो कह रहा है कि जो पार्टिकल्स है उसका कितना डेविएशन होना है। समझ में आ रही बात? कि पार्टिकल का कितना डेविएशन होना है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल्स। कि उसका मैग्नीट्यूड, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, ठीक समझ में आ रही है, ऑफ द चार्ज ऑन पार्टिकल्स, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होना है, पहली चीज। दूसरी, मास ऑफ द पार्टिकल्स, अगर मास बहुत छोटा है पार्टिकल्स का, लाइटर है, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना इसको। तो कि मास पार्टिकल्स का क्या है, कम है, तो ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। क्लियर है बात? फिर आगे बोला है स्ट्रेंथ ऑफ, और जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ लगाएंगे उतना ही डिफ्लेक्शन क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। ये बातें मैंने लिखी, कुछ नहीं लिखी और बाकी। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, लिखा है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स। वोल्टेज लगाया, इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस वोल्टेज लगाया, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ओरिजिनल पाथ से इंक्रीज होगा। समझ में आई? ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, और अपने को एनसीईआरटी की तो बिल्कुल एक एक बातें पता होनी चाहिए। अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी, क्योंकि अपने को अगर जेई नीट ये क्रैक करना है ना, तो एनसीईआरटी की तो एक एक बातें अपने को याद होनी चाहिए। एक्स्ट्रा तो करना ही है, लेकिन वो तो होनी चाहिए अपने को। क्लियर है बात? देखो चलते हैं आगे। आगे देखो अपन ने बात करें चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, उसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो जब थॉमसन ने सारा कैलकुलेट किया, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा ही था, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करते हुए, तो उन्होंने जो चार्ज और मास रेशियो निकाला इलेक्ट्रॉन को, वो कितना है 1.75। आपको दिख रहा होगा कितना है ये, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये क्या आया, इसका चार्ज आया, चार्ज और मास रेशियो आया। तो ये किसने निकाला था यहाँ पे, वहां पर बैलेंस करके, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। लेकिन आपको याद रखना है कि चार्ज और जो मास रेशियो है इलेक्ट्रॉन का वो इतना है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं यहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है और मुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता चल जाए, अभी देखो चार्ज और मास रेशियो निकाला है, चार्ज मुझे पता नहीं है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता चल जाए और चार्ज और मास रेशियो मुझे पता है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन का मास निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ठीक है, वो अपन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से अपन थोड़ा सा उसको देखने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है, अपन डायरेक्ट ही चलेंगे वहां पर भी। तो देखो क्या बोला है यहां, एमई क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम, ठीक है, एमई तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलम। ई मैग्नीट्यूड लिया है, आपको पता है चार्ज क्या होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है। और फिर बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -e। आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थी, आपको याद रखने वाली बात इतनी है कि E/me है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये वाली होती है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। क्लियर है बात? चलते हैं देखो आगे। आगे देखो सुनो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आर मिलिकन ने क्या किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या किया कि क्या डिटरमाइन किया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। और वो चार्ज कितना होता है जो उन्होंने फाइंड आउट किया, कि जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। लेकिन आपको जो प्रेजेंटली एक्सेप्टेड वैल्यू है वो कितनी है, 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम। ध्यान रखना माइनस में चार्ज, ठीक है ना। लेकिन कैलकुलेशन अगर को कुछ करनी हो तो 1.6 मानते हुए अपन बात करेंगे, सारी सारी मतलब ये वाली वैल्यू मानते ही बात करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपने को पता ही है, निकालना हो तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो चार्ज मुझे पता चल गया, E/me मुझे थोड़ी देर पहले पता था, तो इससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। कितना आ गया, मतलब जनरल कितना आ गया, चार्ज ऑफ
9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये क्या आ गया जी भाई साहब? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से पता चल गया अपने को। आपसे कभी पूछे कि साहब जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो कैसे पता चला, तो आप ये कहोगे मिलिकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, उससे अपन ने देखा था सारा का सारा। ये समझ में आ रही है बात? तो कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी बात थी कि ऑयल को नीचे गिराया था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया था। समझ में आ रही है? फिर अक्सर ट्यूब मतलब अक्सर डाली थी उसके अंदर, तो आयनाइज हुआ था, तो नेगेटिव चार्ज है तो उसको फिर बैलेंस करते हुए फिर उन्होंने इसको निकाला था। समझ में आ गई यहां तक की बात? तो ये था यहां तक की बात कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से अपन ने क्या बात करी थी? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ई बाई एम ई वैल्यू की भी क्लियर हो गया और चार्ज की भी बात क्लियर हो गई। तो ये सारी की सारी बातें थी अपनी सारी की सारी कैथोड रेज की, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन ने सारी बातें डिस्कस कर ली है। अब अपन चलते हैं आगे। पॉजिटिव रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसको केनाल रेज भी बोल देते हैं। ठीक है, वो सारी बातें अपन देखो करते हैं धीरे धीरे। तो क्या चीज थी? सेम वो की वो चीज थी, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वही चीज थी सारी की सारी। तो उसमें अपन ने कैसे किया? तो देखो ये एनोड है, ये कैथोड है, यहां पर परफोरेटेड कैथोड लगा रखा है मैंने। ठीक है, अब देखो ये देखा गया कि इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, अब देखो आपको पता है कि कैथोड से क्या निकल रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? जो गैस भरी हुई थी वहां उसको स्ट्राइक कर रहे थे, नॉकआउट कर रहे थे, वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको जो गैस है उसको पॉजिटिव चार्ज में चेंज कर रहे थे। तो मैं हाइड्रोजन डाल करके बात करूं तो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स दे, मतलब हाइड्रोजन की क्या हुआ? H+ प्रोटॉन की बात कर ली अपन ने। अरे हाइड्रोजन है, उसके अंदर मान लो एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुना, इसको हाइड्रोजन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया, तो इन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करके मतलब इसको क्या कर रहा है? हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है और H+, तो ये क्या हो गया? अपना पॉजिटिव पार्ट हो गया इसका। समझ में आई? अब हुआ क्या कि ये देखा गया कि कुछ पॉजिटिव पार्ट, मतलब कुछ ऐसे थे कि कुछ, मैं बोलूं कि कुछ रेज ऐसी थी जो अब किधर से आ रही थी? एनोड की तरफ से आ रही थी ऐसा लगा, और किधर से आ रही थी? कैथोड की तरफ। अच्छा, पता कैसे चला? वही परफोरेटेड ली, तो यहां पर वही फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे ये चमक रही है। तो ऐसा पता चला कि साहब कुछ रेज ऐसी है जो पॉजिटिव रेज बोला है वो किधर से आ रही है? एनोड की तरफ से। देखो कैथोड की तरफ आ रही थी, उसको तो अपन ने क्या बोला था? नेगेटिव, और अब बोल रहा है कि ये पॉजिटिव की तरफ से आ रही है, मतलब एनोड की तरफ से आ रही है, इसलिए इनको क्या बोल दिया अपन ने? एक तरीके से एनोड रेज की बात कर ली, पॉजिटिव रेज की। लेकिन एक्चुअल में आपको मैं बताऊं कि ये जो है वो एनोड से नहीं आ रही है, वो जो गैस प्रेजेंट है ना उससे बन रही है, फिर निकल रही है। समझ में आ रही है बात? तो बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट कुछ बातें, तो देखो अपन आगे डिस्कस करते हैं, वन बाय वन बात करते हैं। देखो पॉजिटिव रेज, इसको क्या बोला है? केनाल रेज। अच्छा, केनाल रेज क्यों बोला? उसका रीजन क्या है कि एनोड जो कैथोड था ना उसके बीच में जगह थी ना, तो ऐसे लग रही केनाल के थ्रू जा रही है, इसलिए इनको केनाल रेज बोला था। ठीक है, अब देखो क्या क्या बातें हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैंने उसमें भी बताई थी इलेक्ट्रॉन्स वाले में, मतलब कैथोड रेज में भी, यहां पर भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या है वो सुनो अच्छे से। अनलाइक कैथोड रेज, the positively charged particles depend upon the nature of gas present in the cathode ray tube. जो कैथोड रे ट्यूब है ना उसके अंदर जो गैस प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। क्या चीज है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ये बात बोली थोड़ी देर पहले मैंने कि जो गैस है वो आयनाइज हो रही है। देखो मैंने यहां लिखा भी है कैसे, हाउ आर पॉजिटिवली रेज प्रोड्यूस, कैसे पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हो रही है, ये मैंने बातें यहां लिखी है। तो देखना क्या क्या बातें हैं कि दीज आर सिंपली पॉजिटिवली चार्ज गैसीय साइन। क्या है वो? पॉजिटिवली चार्ज गैसीय साइन है, और वही एक बार तो स्पीड से जा रहे हैं तो उसको अपन ने क्या रेज की फॉर्म में दिख रहे हैं, इसलिए वहां पर अपन पॉजिटिव रेज की बात या केनाल रेज की बात कर ली। ठीक है बात? क्या समझ में आपको कि अनलाइक कैथोड रेज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसीय साइंस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ गई बात अच्छे से? किस पे डिपेंड कर रही है? नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, फिर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स इज फाउंड टू डिपेंड ऑन द गैस। बिल्कुल सही बात है, जब वो गैस पे डिपेंड करिए तो चार्ज टू मास रेशियो भी किस पे डिपेंड करेगा? कि जो गैस है जिससे वो ओरिजिनेट हो रहा है उससे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आ रही है बात? फिर अब मैंने यहां पे एक बात लिखी है, हाउ आर पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस, की कैसे प्रोड्यूस होती है वो देखो समझना आप। जो मैंने बोला था वो बातें लिखी हुई है। व्हेन
हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज वाले थे, स्ट्राइक द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उस पर स्ट्राइक किया, कहां पर प्लेस्ड है, प्लेस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्लेस्ड है। दे नॉक आउट वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, एक या दो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल रहे हैं, एंड थस ए पॉजिटिव आयन रिजल्ट। देखो कैसे, ये कोई मेटल है, मतलब जो गैस है, कहने का मतलब क्या, जो गैस प्रेजेंट है, सॉरी मेटल नहीं, वहां पर तो गैस ही प्रेजेंट है, तो गैस में से मैंने इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया और उसमें से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और ये क्या बन गया आपका पॉजिटिवली चार्ज। कि सम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी ए मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। बिल्कुल सही बात है, मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है हीलियम में अपन क्या बोलते हैं, 2+ चार्ज की बात करते हैं, समझ में आ रही बात, तो मल्टीपल भी हो सकता है। फिर कह रहे हैं कि द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। क्या बोल रहे हैं, वापस सुनना, कि द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज, कि जो कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन में ऑब्जर्व किया ना उसका ऑपोजिट आ रहा है। इसका मतलब जब वहां पर कैथोड रेज नेगेटिव पार्टिकल्स की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब ये कौन से पार्टिकल्स है, पॉजिटिव पार्टिकल्स है। और अपन स्मॉलेस्ट बात करें कि द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन कौन सा हो सकता है, ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन। और आपको पता है हाइड्रोजन से बात करते हैं अपन, तो हाइड्रोजन में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो H+, समझ में आ रही है, +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कहने का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया एक तरीके से स्ट्राइक करवा के, तो यहां पर उसको क्या बोला, इसको प्रोटॉन, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। और ये स्मॉलेस्ट क्या है अपना, एक पॉजिटिव आयन है, स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन है प्रोटॉन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछे जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। क्लियर हो गई यहां तक की बात, तो बहुत अच्छे से क्लियर होगी। देखो चलते हैं आगे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स 1932 सर जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी करी थी। कैसे करी थी वो सुनो, कि न्यूट्रॉन पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक बाय बॉम्बार्डिंग ए थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स। बेरिलियम की थिन शीट थी, उस पर अल्फा पार्टिकल्स की क्या करवाई, बौछार करवाई, और अपन ने क्या करवा दिया, यहां पर क्या करवा दिया, न्यूट्रॉन्स का जनरेशन करवा दिया, मतलब न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई। कैसे, अच्छा सुनो, व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग ए मास, अच्छा सुनो, ये जो न्यूट्रॉन है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स है, और इसका मास ग्रेटर देन प्रोटॉन है, थोड़ा सा प्रोटॉन से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन से तो बहुत ज्यादा ही है लेकिन प्रोटॉन से ज्यादा है। क्लियर है बात, देखो कैसे, ये हीलियम है, अल्फा पार्टिकल्स है, ये क्या है यहाँ पे, इसकी अपन अल्फा पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इस थिन जो सीट है बेरिलियम की उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं, और वहां से किसका जनरेशन करा रहे हैं, न्यूट्रॉन का जनरेशन करा रहे हैं। अब ये पता कैसे चला कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, समझ में आई बात। उसके लिए अपन ने क्या किया, एक बड़ा ही इसका एक छोटा सा वो कर लिया अपन ने, वो क्या है, अल्फा पार्टिकल्स है, बेरिलियम की सीट है, यहां से न्यूट्रॉन निकले, और फिर मैंने एक चार्ज डिटेक्टर लगा रखा है। क्या लगा रखा है, चार्ज डिटेक्टर लगा रखा है, और कोई भी चार्ज डिटेक्टर में कोई भी इंडिकेशन नहीं आया है, इसका मतलब उस पर चार्ज कितना है, 0 है। प्रोटॉन पे चार्ज, मतलब प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया उस केस में, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, लेकिन न्यूट्रॉन पे क्या है, न्यूट्रल चार्ज, 0 चार्ज है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। फिर देखो बोला है, ठीक है, ये तो इस फिगर की बातें करिए कि इलेक्ट्रिकल चार्ज डिटेक्टर में कोई, मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। अगर बताओ कोई चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें कोई ना कोई डिफ्लेक्शन आता है। क्लियर हो गई बात। तो न्यूट्रॉन के बारे में छोटी छोटी बातें याद रखनी। चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था, और बेरिलियम सीट के ऊपर अपन ने न्यूट्रॉन को देखा, मतलब डिस्कवर करके बेरिलियम सीट पे हीलियम जो पार्टिकल्स है उसका बॉम्बार्डिंग करवा करके अपन ने इसको डिस्कवर किया था। क्लियर होगी। इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, न्यूट्रॉन की बात हो गई, और प्रोटॉन की बात हो गई। अब इसकी क्या क्या चीजें हैं और सारी की सारी बातें वो एक साथ बने वो डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो वो देखते हैं। देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो याद रखने वाली बातें हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को सिंबल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज की बात करें तो देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन ने देखा था, और जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का होता है। बस फर्क है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो नेगेटिव है, प्रोटॉन का पॉजिटिव है, बाकी चार्ज उतना ही है। ठीक है, मतलब रिलेटिव की बात करें तो -1, +1 और ये 0। याद रखने वाली बात हो गई। क्लियर है। मास की बात करें तो ध्यान से सुनना, जो मास है किलोग्राम के अंदर, तो ये अपन ने देखा था 9.1
9.1 आगे ठीक है जितना लिखा हुआ इंटू 10⁻31 किलोग्राम, क्योंकि अपन को तो 9.1 याद रखना है अगर कभी जरूरत पड़े तो। फिर जो प्रोटॉन है वो कितना है 1.672, ठीक है, इंटू 10⁻27 किलोग्राम में, ध्यान रखना सारा का सारा किस में लिया अपन ने, किलोग्राम में। और ये वाला ये इतना है इंटू 10⁻27 होता है। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनना, ये वाला जो मास है, ये वाला मास लगभग बराबर ही है, फिर भी आपसे पूछ ले तो देखो ये वाला मास है थोड़ा सा ज्यादा है, ये 1.672 है, ये 1.674 है। अपन ने यहाँ एमयू यू की बात करिए तो ये अगर 0.0054 है, क्योंकि अपन क्या मानते हैं 1 एमयू 1.66, मैंने आपको बता रखा सारा, ठीक है। और ये 1.00727 और ये 1.00867। लेकिन अप्रोक्स बात करें तो यहां पर ये मास अप्रोक्स बात करें, ध्यान से सुना, अप्रोक्स कंपैरेटिवली बात करें तो ये वाला मास अगर 1 माना, ये 1, तो ये अप्रोक्स 0, इन्होंने अप्रोक्स माना है। 0 का मतलब आपको पता है कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो न्यूट्रॉन का मास का 1/1840 गुना होता है, मतलब इतना गुना कम होता है वो। समझ में आ रही है बात? या मैं बोलूं कि अगर ये मास 1 है तो ये 1840 गुना होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में बोला है सारी की सारी बातें। क्लियर है बात? सारी क्लियर हो गई यहां तक की बात? देखो चलते हैं आगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, बहुत ही अच्छी सी थी, आप इसको एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा सारा का सारा। ये मैंने जो बोला ना किसका थोड़ा सा ज्यादा कम है, इन जनरल आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास एक जैसे मानोगे, लेकिन फिर भी नहीं कोई पूछ ले नहीं फिर भी बताओ, तो फिर अब बताने के लिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। देखो चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, विच स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, कि एनोड रेज की प्रॉपर्टी को कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब नहीं करता है। तो पहली बात तो एनोड रेज का मतलब पॉजिटिव वाला, प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात कर रहे हैं अपन। क्लियर है बात? देखो क्या क्या बोला है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है, अगर कैथोड रेज एनोड रेज कोई सा भी हो, अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रखा तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, पहली चीज तो ये तो दोनों के लिए सही होती, ठीक है। फिर बोला दे मूव टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। पहली बात तो एनोड रेज क्या है, ये यहां से आप क्लियर कर लो कि ये क्या है, एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। कौन से हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो बताओ पॉजिटिव किसकी तरफ मूव करेगा? नेगेटिव की तरफ। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, समझ में आ रही बात? ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। आगे बोल रहा है E/m रेशियो ऑफ द एनोड रेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट केसेस। बिल्कुल सही बात है, ये अपन ने देखा था कि डिफरेंट केसेस के लिए ये चीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन अगर यही चीज किसके लिए आती है, कैथोड के लिए, तो ये क्या हो जाती है स्टेटमेंट कि गलत हो जाता है, क्योंकि वहां सबके लिए सेम है, कोई सी भी गैस भरी हुई हो। क्लियर? फिर बोला है दे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब इन्होंने बोला डज नॉट डिस्क्राइब, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलते हैं देखो नेक्स्ट। तो अब बात करते हैं अपन कि आपको पता चल गया कि एटम डिविजिबल है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, ये प्रेजेंट है। अभी ये मैंने आपको न्यूट्रॉन पहले ही पढ़ा दिया था, लेकिन मैं आपको इतना क्लियर कर दूं कि थॉमसन वगैरह जो थे जिन्होंने मॉडल दिया था उससे पहले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। उन्होंने वो किस पे खेलते रहे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे खेलते रहे, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या मॉडल दिए, क्या अब मेरे को बताओ क्या क्या देंगे? आपने को तो अभी जहां तक पढ़ा है वो पता है। अब कोई कह रहा है कि साहब तरबूज है, ठीक है, वो जो तरबूज के अंदर जो रेड कलर का मास है वो तो क्या है, बोले पॉजिटिव पार्ट है, और उसमें जो ब्लैक कलर के सीड्स हैं वो क्या है, बोले इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे ऐसे उन्होंने बातें बोली। ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो उन्होंने भी बोला था वहां पे, क्योंकि जितने प्रोटॉन पे चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो ओवरऑल क्या हो गया, वो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स के अंदर, किसके एटॉमिक मॉडल्स की बात करने वाले हैं? सबसे पहले अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एटॉमिक मॉडल के अंदर, वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इस थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। देखो कैसे कैसे हैं, आपको ये नजर आ रहा होगा, ये मैंने यहाँ थॉमसन मॉडल बनाया है। आप ये मान के चलो कि ये तरबूज है, उसको मैंने आधा काटा, तो ये तो जो आपको दिखा रखा है यहाँ पे, तो मैं कह दूँ कि ये तो एक तरीके से रेड मास मान लो, और जो ये दिखा रखे हैं ना यहाँ पे, ये वाले, ये काले काले, मैं कह दूँ ये काले काले बीज है, इनको इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला, और रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर ओवरऑल ये कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल न्यूट्रल है, ठीक है। तो पॉजिटिव स्फीयर है ये वाला, और ये क्या है अपना इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारा पॉजिटिव पार्ट है पूरा का पूरा। तो इन्होंने क्या बोला, देखो जे थॉमसन इन 1898 प्रपोज दैट एन एटम possesses a spherical shape, रेडियस कितनी, 10⁻⁻10 मीटर। किसकी बोली इन्होंने? एटम की,
ठीक है, इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव चार्ज तो पूरा ही है, द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इन ए सच ए मैनर एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, मतलब ये कह रहा है कि इस तरीके से अरेंजमेंट है कि मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट इसको यहां पे फॉर्म हो रहा है। क्लियर हो गई बात? तो मैंने आपको बता दिया सारा का सारा। अब देखो इसकी बात क्या है, इसकी क्या क्या खास बात है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये कह रहा है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन एक बात बताओ, रदरफोर्ड आने के बाद में कहानी, रदरफोर्ड क्या बोला था पता आपको कि बिल्कुल मास एक सेंटर में होता है, ये तो कह रहा है सब जगह ही है। तो अपन कह सकते हैं रदरफोर्ड आने के बाद में ये अपने आप ही खत्म हो गया। या फिर मैं कहूं इट इज, ये क्या कह रहा है, इसके डिमेरिट्स क्या है, इट इज ए स्टैटिक मॉडल, ये कह रहा है स्टैटिक मॉडल है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहते हैं, ये तो कह रहा है बीज की तरह है, तो मतलब वहीं के वहीं स्टैटिक हो गए ना। फिर इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ये कहीं नहीं कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। समझ में बात? तो ये इसका क्या हो गया, डीमेरिट्स हो गई, और इसकी मेरिट्स है। तो याद रखना थॉम्सन एटॉमिक जो मॉडल होता है वो इस तरीके का मॉडल के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था। अब अपन सेकंड मॉडल की तरफ चलते हैं, दिस इज द रदरफोर्ड मॉडल। वो क्या कह रहा है उसको देखो अच्छे से। अब अपन बात करने वाले हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या क्या चीजें वो देखते हैं, रदरफोर्ड और उसके कुछ स्टूडेंट्स ने, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि बॉम्बार्ड करवाया था वेरी थिन गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल्स। देखो ये गोल्ड फॉइल है, ये वाली बहुत ही पतली, नैनोमीटर मतलब 100 नैनोमीटर साइज की बात करें अपन यहाँ पे, तो ये बहुत ही पतली क्या है, गोल्ड फॉइल है। ठीक है, यहां पर ये क्या है अपना सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये मैंने लेड प्लेट लगा दी, ठीक है, मतलब बिल्कुल एक बीम से ही अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे। और ये क्या है, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। ठीक है, अब देखो ये चीज तो यहां पर थी, तो यहां से अपने को इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा है कि यहां से ये जो पार्टिकल्स है ये जाकर के यहां भी टकरा रहे हैं, यहां भी टकरा रहे हैं, यहां भी टकरा रहे हैं, ये सब टकरा रहे हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन एक्चुअल में है क्या चीज, वो सुनो आप अच्छे से, इसको देखो आप। वही चीज है, अपन ने क्या किया, जो गोल्ड फॉइल है उसमें ये दिखाया। अब एक बार आप इसको अपन वैसे समझ लेते हैं कि देखो ये तो है न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या है, एटम है। ये तो न्यूक्लियस और ये क्या है, पूरा एटम है। ये जितने भी दिखा रखे हैं सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, क्या है, ये न्यूक्लियस है। समझ में आ रही है बात? न्यूक्लियस का मतलब क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। क्लियर हुई बात? अब देखो हो क्या रहा है कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स की बीम गई तो देखो यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहे होंगे। क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं, देखो आप अच्छे से, कि यहां पर कि करीब करीब सीधी निकल गई। आपको याद है ना, हीलियम पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कुछ जैसे ही देखो, मेरी बात सुनो, जैसे मान लो ये है, ठीक है, अब कोई यहां से जाएगा तो सीधा चला जाएगा, यहां से सीधा चला, लेकिन बताओ कोई यहां से जाएगा तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? अरे कोई यहां से जाएगा तो बताओ ऐसे डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? उससे जाकर के ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, अलग अलग डिफ्लेक्ट होगा। कुछ बिल्कुल सेंटर में जाएगा, कुछ मतलब 20,000 में से कोई एक जो बिल्कुल सामने से जाएगा और वापस ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आई क्या बात? तो कहने का मतलब उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा स्कैटरिंग वाला, उसमें देखा कि बहुत ही ज्यादा पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, सीधे निकल रहे हैं। ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, देखो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ इस तरीके के देखो डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। बहुत ही कम पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, बहुत ही कम, मतलब 20,000 में से एक, वो तो बिल्कुल 180 डिग्री पे ही आ रहे हैं एक तरीके से। समझ में आ रही है बात? तो इसका ये देखा गया, जब ये देखा गया कि इसका मतलब एटम की साइज तो इतनी बड़ी है, लेकिन जो पार्टिकल्स बिल्कुल मतलब ऐसा देखा कि सेंटर के अंदर कोई ऐसा मास है जो उसको वहां जाने नहीं दे रहा, वापस आ रहा है। समझ में? और बाकी का सारा एटम क्या है, होलो स्पेस है। तो ये उसका ऑब्जर्वेशन था, किसका, इसका रदरफोर्ड का। ठीक है, अब देखो क्या क्या बातें थी वो अपन डिस्कस करते हैं। क्या क्या थी इसके ऑब्जर्वेशंस में, वो देखो अपन इसको देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ज्यादा के ज्यादा सीधे निकल गए, क्योंकि जो न्यूक्लियस के नहीं टकराए, ऊपर नीचे थे, एटम के बीच में से निकल गए आराम से। ठीक है, फिर कहा कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल्स। बिल्कुल सही बात है। आप बताओ मुझे, ये वाला है पॉजिटिव चार्जर, ये पूरा का पूरा एटम है, समझ में आ रही बात? तो कुछ जो है मान लो यहां से, तो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इसका, ये अगर सीधा निकलना था तो ये तो बिल्कुल स्मॉल एंगल ही है, तो कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से थे। फिर कह रहे हैं ए वेरी फ्यू पार्टिकल्स 1 in 20,000, 20,000 में से कोई एक बाउंस्ड बैक
दैट इज वेरी वर डिफ्लेक्टेड बाई नियरली 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री मतलब ऐसे गया और 180 डिग्री के साथ पास में मतलब क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया वापस। समझ में आई? ये उसके ऑब्जर्वेशंस थे। किसके ऑब्जर्वेशंस थे? ये रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस थे। अब क्या इसके ऑब्जर्वेशन से क्या क्या बातें उसने और निकाली थी वो देखो, अपन देखते हैं यहां पे। पहली चीज, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल में क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस रदरफोर्ड ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। क्या क्या कंक्लूजन निकाले? सुनना भाई साहब अच्छे से हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। क्यों? कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो पार्ट था वो एम्प्टी है। क्यों? कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सीधे निकल गए साहब। ठीक है, फिर क्या बोला? ए फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। बहुत ही कम डिफ्लेक्ट हुए थे। द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू द एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स शोइंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम एज, ध्यान से सुनना, नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम एज थॉमसन हैज प्रिज्यूम्ड। थॉमसन ने बोला था सारी जगह होता है, लेकिन इसने बोला नहीं, सारी जगह नहीं होता है। समझ में आ रही है बात सारी की सारी? फिर कह रहा है पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। मतलब जी बात यह है कि ये कह रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेट है। क्लियर हो गई बात? और वहां वो रिपेल कर रहा है, किसको कर रहा है? अल्फा चार्ज, जो चार्ज अल्फा पार्टिकल्स है उसको वो क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर क्या बोला है कि कैलकुलेशंस बाय रदरफोर्ड शोज दैट, ठीक है। अब देखो इन्होंने जो बातें बोली है आप ये पढ़ लेना, बिल्कुल मैं देखो साइड में हट जाता हूं, आप आराम से इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला सर वो ये बोला था कि जो क्रिकेट की बॉल है ना उसको तो मान लिया न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके 5 किलोमीटर का दायरा जो है उसकी रेडियस कितनी मानी? देखो इन्होंने लिखा है यहां पे कहीं ना कहीं कि रेडियस ऑफ एटम वुड बी 5 किलोमीटर, और उसका 5 किलोमीटर का जो दायरा है वो क्या है? इसका एटम है। मतलब इतना छोटा सा पार्ट है जो कंसंट्रेटेड है क्या पर? पॉजिटिवली चार्ज है, कहने का मतलब। तो उसको अपने न्यूक्लियस बोला था इसने, रदरफोर्ड ने। तो एटम कितना बड़ा है? 5 किलोमीटर, और न्यूक्लियस कितना है? बॉल जितना। ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई है, तो याद रखना। जो बातें यहां पे याद रखने वाली वो मैं बोल देता हूं कि रेडियस ऑफ एटम कितनी है? 10 टू द पावर -10 मीटर एटम की रेडियस तो, और उस न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है? 10 टू द पावर माइनस, ये तो है एटम की रेडियस, एटम की रेडियस की बात कर रहे हैं अपन, रेडियस ऑफ एटम। और जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस कितनी है? 10 टू द पावर -15 मीटर। तो इससे आपको कभी कुछ क्वेश्चंस पूछे कि इसके मतलब आप रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पूछे तो 10 टू द पावर 5 हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रही है बात? इतना गुना हो गया। या फिर मैं एक तरीके से बोलूं कि कभी कभी वॉल्यूम की बात कर लें, ठीक है, कि वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को आप आराम से निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही है बात आपको अच्छे से? याद रखना, एटम है वो कितना है? रेडियस उसकी -10 मीटर, और न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है? -15 मीटर। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। क्लियर? अब देखो क्या क्या बातें थी रदरफोर्ड की, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसकी क्या क्या बातें हैं। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या क्या बातें वो सुनो। According to this model, the positive charge and most of the mass of atom is densely concentrated in extremely small region। यही तो बात बोल रहे हैं बार बार में, और कह रहा है कि very small portion of the atom was called nucleus। रदरफोर्ड ने बोला कि बहुत ही कंसंट्रेटेड है, बिल्कुल एक डेंस रीजन की बात कर रहे हैं इन्होंने, डेंसली कंसंट्रेटेड है, और उसी को क्या बोला है? न्यूक्लियस बोला है। पहली पॉइंट अपने को समझ में आ रहा है। क्लियर है यहां तक की बात? सेकंड, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस किससे सराउंडेड है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। देट मूव अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की मतलब क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं विद ए वेरी हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, जिनको इन्होंने क्या बोला? ऑर्बिट्स बोला, कि एक तरीके से न्यूक्लियस है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम रिजेंबल विद द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम है उससे रिजेंबल कर रहा है कि सन के चारों ओर प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। जैसे न्यूक्लियस प्लेज द रोल ऑफ सन एंड इलेक्ट्रॉन्स दैट रिवॉल्विंग प्लैनेट्स। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि उसके इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे किस तरीके से वाकई में उसकी क्या कितने रेडियस पे मूव कर रहे हैं या उसकी एनर्जी क्या है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बताया, बस कहा कि रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स की तरह। इतनी सी बातें बोल करके रदरफोर्ड भाई साहब चुप हो गए। फिर कहा कि इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहा कि इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट है। समझ में आ रही बात?
मतलब हेल्ड वो एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब और क्या क्या बातें बोली वो सुनो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। फिर क्या बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल सही बात है कि जब कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है, समझ में आई? इसलिए इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, न्यूट्रल। ये बातें कुछ किसने भी बता दी थी, थॉमसन ने भी बता दी थी। फिर आगे सुनो, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ी सी नीट पॉइंट ऑफ व्यू बात कर लें अपन यहाँ पे कि द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। देखो एक वर्ड आया न्यूक्लियॉन्स, क्या है न्यूक्लियॉन्स, मैं थोड़ा सा आगे का बता देता हूं इसके अंदर, ठीक है। एक्चुअली क्या, जैसे ये मॉडल हुआ ना उसके बाद में ये देखा कि यार ये प्रोटॉन तो है, उसके अलावा और भी कुछ चीज होनी तो चाहिए इसके अंदर, तो वहां से फीलिंग आने लग गई कि कुछ और होगा। और वो और बाद में क्या निकल के आया, थोड़ी देर बाद में न्यूक्लियस में क्या निकल के आया, न्यूट्रॉन निकल के आया था, ठीक है। तो लेकिन आज अपन थोड़ा सा ये अभी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि न्यूक्लियॉन्स का मतलब कितना होता है कि कितने प्रोटॉन सॉरी कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन है, उन दोनों को अपन ने क्या बोला है, न्यूक्लियस बोला है। और उसके बाद में इसी को अपन मास नंबर बोलेंगे आगे जाके, ठीक है। तो याद रखना, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, R प्रोपोर्शनल टू द a की पावर 1/3। क्या बोला मैंने, R प्रोपोर्शनल टू द a की पावर 1/3। इस प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, R इज इक्वल टू R0, a की पावर 1/3। a यहाँ पे मास नंबर है, देखो मैंने लिखा है पूरा अच्छे से कि R इज इक्वल टू R0 a की पावर 1/3। R0 क्या है यहाँ पे, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 1.33 इंटू 10⁻13, ठीक है। कई कई जगह कई बार इसको सोल्व करने के लिए 1.4 मानते हुए भी सोल्व कर लेते हैं, तो वो अगर जैसा आपको गिवन है, लेकिन ये मानते हुए फिर आप बात कर लेना। सेंटीमीटर में ध्यान रखना इस बात का, एक कांस्टेंट होता है। ए यहाँ पे क्या है, ए इज द मास नंबर, ठीक है। और मास नंबर का मतलब क्या है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो जोड़ दोगे, जो जितना मास होगा वो उसको मास नंबर, ये अपन आगे पढ़ेंगे सारा का सारा, ठीक है। और आर क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, आर यहाँ पर न्यूक्लियस की रेडियस की बात करिए, क्लियर हो गई बात। अब देखो सुनो, अब यहां पर इतनी बातें पता चल गई। अब आपको कभी मान लो कोई क्वेश्चन दे दे ऐसा छोटा मोटा, फिर निकालना हो कि साहब बताओ, तो मुझे बताओ, जैसे मास नंबर आपको पता है, जैसे मान लो एल्यूमिनियम दे दिया, अब आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। एल्यूमिनियम ये 13 होता है, ये 27 होता है, दिस इज द मास नंबर, ठीक है। तो ए यहाँ पे मास नंबर दे दिया, तो अब यहाँ पे उसकी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालनी हो तो क्या बोलोगे, 1.33 10⁻13 इंटू ए किसके क्या आ जाएगा, 27 की पावर 1/3, तो क्या हो गया 3, ठीक है। सेंटीमीटर गुणा भाग कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी सी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो ये एक फॉर्मूला आप याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो एक बात और बोलिए कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड प्रोपोर्शनल टू द 1/sin की पावर 4 θ/2। अरे याद रखने वाली बात है, थीटा जितना ज्यादा होगा, समझ आ रही बात, उतने ही अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड है वो क्या होंगे, कम होंगे। वो अपने देखा भी था, और इस फॉर्मूले से तो कभी भी क्या फॉर्मूला देकर के वो कुछ नंबर वगैरह पूछ सकते हैं, तो ये इसलिए मैंने 2 फॉर्मूले आपको यहाँ बता दी हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखना। ये जो बातें मैंने बताई है ये एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब 11th पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप नीट और जेईई का एग्जाम दे रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये मैंने आपको 6 आपको बातें बताई है जो इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट, इसमें अपने रदरफोर्ड मॉडल के जो मॉडल की बारे में कुछ डिस्कस किया वो सारा का सारा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो क्या बोला है, रदरफोर्ड मॉडल का क्या ड्रॉबैक्स है। तो ड्रॉबैक्स है भाई साहब, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। पहली चीज कि उसने ये तो बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट है, तो भाई साहब अट्रैक्ट है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता घूमता, समझ में आ रही बात, कि इलेक्ट्रॉन घूमता 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके अंदर जाके ही समा जाएगा। ये लिखा ना कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन वुड रेडिएट एनर्जी एंड स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो ये इसका ड्रॉबैक था, उसने समझा ही नहीं पाया इस चीज को, पहली चीज। दूसरी बात कि उसने, देखो बातें बहुत अच्छी अच्छी लिखी हुई है इसके अंदर जो मैंने लिखी है यहाँ पे। दूसरी बात ये थी कि जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइन थी, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम, उसके बारे में नहीं बता पाया। मतलब मैं बोलूँ एक ओवरऑल की स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया। तो देखो 1 by 1 देख लेते हैं कि द थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मैक्सवेल क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज इट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, अपना जो सेकंड लेक्चर होगा उसके अंदर बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है, और आइसोटोप्स, आइसोबार, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करने वाले अपन। फिर बोला एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी एट एवरी टर्न। बिल्कुल सही बात है, मूव क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास आता जाएगा। और फिर क्या होगा, अल्टीमेट रिजल्ट विल बी दैट द फॉल इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग तो एटम क्या हो गया, अनस्टेबल, लेकिन एटम तो क्या है, स्टेबल है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया किसका, रदरफोर्ड मॉडल का।
सेकेंड, इफ द इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी कंटिन्यूसली, और कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूस एनर्जी लूज कर रहा है तो ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम भी क्या आना चाहिए, कंटिन्यूस आना चाहिए। लेकिन जब अपन हाइड्रोजन वगैरह के स्पेक्ट्रम, इसमें लिखा होगा देखो कहीं, द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम कंसिस्ट एज वेल एज डिफाइंड वेल डिफाइंड लाइंस ऑफ डिफिनाइट फ्रीक्वेंसीज। तो बोले कि जो लाइंस आ रही है वो डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज की आ रही है, ठीक है। हेंस द लॉस ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंटिन्यूअस ऑफ एन एटम, कि कंटिन्यूअस नहीं होता है। जबकि इसने क्या बोला कि कंटिन्यूअस अगर होगा तो भी स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूअस आना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो रदरफोर्ड के लिए क्या हो गई, ड्रॉबैक्स हो गई। क्लियर हो गई यहां तक की बात। अब उसके बाद में अपन ये सारी कहानी डिस्कस करने के बाद में इसका क्वेश्चन देखो सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कि कह रहा है कि जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था कि उससे कौन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो जो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो कौन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मतलब इज नॉट एक्सप्लेन बाई, कि क्या एक्सप्लेन नहीं हो रहा उससे, कि मोस्ट ऑफ स्पेस इज एटम इज एम्प्टी, ये बात तो ठीक थी, बोली थी। फिर कह रहा है प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस बोला था इसने, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, नहीं जी, नहीं 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 नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नॉट एक्सप्लेन बोला है, स्टेबिलिटी के बारे में तो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, इसका ड्रॉबैक था कि उसने स्टेबिलिटी के बारे में बताया ही नहीं था। और फिर बोला वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो बिल्कुल बताया था न्यूक्लियस का वॉल्यूम, तो क्योंकि जब रेडियस बता दी न्यूक्लियस की, एटम की, तो सारी बातें आई गई ना, वॉल्यूम की भी आ गई बातें। क्लियर हो गई यहां तक की बातें। तो आज का जो अपना लेक्चर था उसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि देखो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ध्यान रखना पहली बात तो, और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बच्चों को जनरली याद नहीं रहती है। तो मैंने डायग्रामेटिकली फॉर्म में सारा अच्छे से डिस्कस कर दिया है। आपको अगर लगा कि मैंने थोड़ा सा स्पीडली बोला है या आपको समझ में नहीं आया, तो एक बार वापस जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज को आप एक दो बार देखोगे तो वो और अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगी। समझ में आ गई बात सारी की सारी। चलो, तो मैं ये कहूंगा कि आपका अपना चैनल है, अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।